जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट की है और उसमें अभी तक पॉलिटी में संविधान का आर्टिकल 1 चालू करने से पहले जितना बेसिक हो सकता था उतना बेसिक हमने कवर कर लिया। इससे पहले हमने प्रेम्बल भी देख लिया और कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं, कितनी अनुसूचियां होती है ना। और प्रेम्बल की क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार की शब्दावलियों की आपको जरूरत पड़ती है और कैसे हमारा संवैधानिक विकास हुआ, किस तरीके से आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जो अंग्रेजों के समय में किस प्रकार से कानून बनते थे, वो सारी चीजें हमने अभी तक देख ली थी। और आज से हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा भाग 1, आज के क्लास में हमारा भाग 1 कंप्लीट होने वाला है, जिसमें हम आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 से डील करने वाले हैं। तो आज का क्लास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि आप देखोगे कि कैसे जो हमारा भारत है ना, वो कैसे 1947 से लेकर 2025 तक बदलता गया, है ना, किस तरीके से बदलाव आता गया। ये आपके लिए बहुत ही रोचक होगा। और आज हम मैप्स के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से हर नए राज्य के फॉर्मेशन के बाद किस तरीके से भारत का मैप बदलता गया। तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इसमें कुछ स्टोरीज भी सुनेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ें कहाँ पर हुई। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन से भरपूर होगी। और जो भी बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। आप लोग पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, उसके लिए आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जुड़ना होगा। जैसे कि टेलीग्राम से आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ेंगे तो उससे आपको समय पर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि जो भी क्लास आएगी उसकी लिंक आपको शेयर हो जाएगी। तो आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम जो देखेंगे अनुच्छेद 1। अब अनुच्छेद 1 में है क्या, इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। यानी इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। यहां पर क्या कहा गया, यूनियन कहा गया है, ना कि फेडरेशन। जब यूनियन की बात करते हैं मतलब एक रूपता, ठीक है। अब इसमें क्या उल्लेख है, इसमें राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्रीय अधिकार। जैसे अब नाम उल्लेख है छत्तीसगढ़, अब उस छत्तीसगढ़ में राज्य का अधिकार लिखा होगा कि छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का अधिकार इतनी टेरिटरी तक है, इस सीमा तक है। यह होगा कि छत्तीसगढ़ की प्रशासन का अधिकार इस सीमा तक है। तो ये किसमें लिखा हुआ है, आपके राज्य अनुसूची 1 में, ठीक है। अनुच्छेद 1 अलग है, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में है। और आपका अनुसूची 1 में राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और उनके राज्य क्षेत्रीय अधिकार लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है ना। तो ये चीज जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन से 3 श्रेणियों में आप भारत के राज्य क्षेत्र को वर्गीकृत करोगे। एक तो पहला होगा राज्यों के राज्य क्षेत्र, माना स्टेट के टेरिटरी। मतलब मान लो कि छत्तीसगढ़ हो गया, आपका एमपी हो गया, आपका यूपी हो गया, इनकी टेरिटरीज कितनी है ये चीज आपको इससे पता चलेगी। उसके बाद क्या है, पहली अनुसूची में विनिर्देशित संघ राज्य क्षेत्र, है ना। अब क्या बोल रहा है, संघ राज्य क्षेत्र बोल रहा है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब इसमें यूनियन टेरिटरी भी आ जाएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी इसमें आ जाना है। तो इसमें क्या हो गया, जो आपके राज्य थे इसमें आपका यूनियन टेरिटरी भी आ गया। अब इसमें क्या आ जाएगा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। अब देखो दूरदृष्टि को देखो, संविधान निर्माण करने वाली की दूरदृष्टि को देखो। एक तो आपके राज्यों को शामिल कर दिया, दूसरा यूनियन टेरिटरी को शामिल कर दिया, और तीसरा आपका जो भविष्य में शामिल हो सकते हैं। तो जैसे कि आपको अगर कुछ याद होगा, भविष्य में कौन से राज्य शामिल हुए, जैसे सिक्किम। पहले सिक्किम 1947 में भारत का हिस्सा नहीं था, वो बाद में शामिल हुआ सिक्किम। तो आप उसको क्या बोलोगे, जो राज्य क्षेत्र बाद में अर्जित किए गए। जैसे आप बोलोगे पुर्तगीज के द्वारा आपका दमन एंड दीव हो गया, आपका गोवा हो गया, या आपका 1947 के बाद भारत में शामिल हुआ है। तो ये जो चीजें हैं वो आपका इसी तीसरे वाले पॉइंट के अंदर आएगा, है ना। अगर ये तीसरा पॉइंट नहीं होता तो फिर हम किस प्रकार से जो दूसरी टेरिटरी है उसको अपने अंडर लेते, है ना। तो उसका डिस्क्रिप्शन इसमें होगा, ठीक है। अब अभी कितना है, अभी 2020 में
भारत के पास टोटल 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, इसके अलावा आपको इस प्रशासन, जो आर्टिकल 1 से प्रशासन के बारे में क्या पता चलता है, जैसे राज्यों का प्रशासन, राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य तथा केंद्र के साथ शक्तियों का साझा करते हैं। तो एकदम सिंपल सी बात है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो नॉर्मल सा आपका जैसे भारत हो गया, है ना, भारत क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब इस सेंटर के कितने स्टेट है, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ के पास है उसके पास एक अलग पावर है कि राज्य के मामले देखेगा, और ये भारत सरकार भी छत्तीसगढ़ में कुछ योजनाएं लाता है। तो इसमें एक तो संघ सूची काम करेगी और एक राज्य सूची काम करेगी। लेकिन दूसरा जो चीज है यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र, इसमें सीधा केंद्र सरकार अपना रूल करता है। जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, दिल्ली में कुछ पावर्स हैं किसके पास, जो यूनियन टेरिटरी का विधानसभा उसके पास कुछ पावर्स है, लेकिन सारे पावर नहीं है। जैसे पुलिस उसके पास नहीं है ना, लैंड उसके पास नहीं है, इस प्रकार की जो चीजें है वो उसके पास नहीं है। ठीक है, अब तीसरा क्या है, अर्जित एक्वायर टेरिटरी, इसको भी सीधा कौन करेगा, केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र करेगा। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि इसको बाद में चेंज किया जा सकता है। जैसे गोवा की बात की जाए तो गोवा को पहले एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब उस केंद्र शासित प्रदेश के बाद उसको राज्य बनाया गया। तो पहले कौन उसको एडमिनिस्टर कर रहा था, प्रशासन कर रहा था, भारत सरकार। लेकिन अब कौन कर रहा है, गोवा खुद में एक राज्य बन गया, तो गोवा खुद को प्रशासन कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज एकदम क्लियर हो गई। और देखो इससे हमको क्या पता चल रहा है, आर्टिकल 1 से है ना, जो आर्टिकल 1 है उससे आपको 2-3 चीजें और पता चलेगी। पहला है आपको नाम पता चल रहा है ना, क्या बोल रहा है नाम, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत, है ना। मतलब इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है ना कि भारत पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया कि इंडिया, मतलब इंडिया को डिस्क्राइब किस तरीके से किया जाता है, जिसका मतलब भारत होता है, मतलब भारत जो है वो सर्वमान्य है। ठीक है, तो इसको नाम क्या लिखा हुआ है, नाम इंडिया दैट इज भारत। अब ये दो नाम क्यों दिए गए, जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो कुछ लोगों का मानना था कि जब हम अंग्रेजों से आजाद हो चुके हैं, मुगलों की इतनी साल की एट्रोसिटी से हम आजाद हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना सिविलाइजेशन वापस चाहिए। तो ये भूभाग जो है शुरू से भारत भूमि के नाम से जाना गया है, तो इसलिए इसका नाम भारत होना चाहिए। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का यह मानना था कि अभी हम अंग्रेजों के शासन में थे, उसमें इंडिया नाम चल रहा था, है ना, और इंडिया नाम से ही हमें पूरी दुनिया जान रही है अभी, तो ये दोनों नाम हो, मतलब इंडिया नाम होना चाहिए, और एक तरफ का विचार था कि भारत नाम होना चाहिए। तो उसमें क्या किया गया कि संविधान सभा के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि दोनों ही नाम को रखा जाए, इसलिए क्या रखा गया, इंडिया दैट इज भारत, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंस ज्यादा जोर किस पर है, भारत पर, इंडिया अर्थात भारत। अब दूसरा चीज क्या है, इसकी प्रशासन के बारे में पता चलता है, प्रशासन बोलो या पॉलिटी के बारे में पता चलो, कैसा नेचर है इसका, किस प्रकार की प्रकृति है इसकी, इसकी प्रकृति इस प्रकार की है, ये यूनियन है ना, कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट, संघ है ये। ठीक है, ये क्या है, संघ है ना, संघ है, लिखा हुआ था ना, यूनियन ऑफ स्टेट है, संघ है ये। अब तीसरी चीज क्या पता चलती है, इसकी टेरिटरी कितनी होगी, यानी इसका संघ क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, इसमें संघ क्षेत्र में हमने देखा, इसमें राज्य आ जाएंगे, इसमें यूनियन टेरिटरी आ जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे। लिख लेते हैं इसको भी, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और आपका क्या जाएगा, जो हम भविष्य में लेंगे। ठीक है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन की, कितना इसका क्षेत्राधिकार होगा, किस प्रकार से चीजें होगी, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन इससे आपको मिल जाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो यहां पे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इसको एक बार देख लो, बाकी हम डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो इन फैक्ट्स को अच्छे से समझेंगे भी। जैसे पूर्व में जो संघ राज्य क्षेत्र थे,
यानी केंद्र शासित प्रदेश थे, उसको जो राज्य बनाया गया है ना, कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, इसको 1971 में आपका राज्य बना दिया गया। मणिपुर, त्रिपुरा, इसको बना दिया गया आपका 1972 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इसको बना दिया गया 1987 में, है ना। तो ये जो 6 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको बाद में क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया। तो अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको बाद में राज्य बना दिया गया, तो क्या जवाब होगा आपका? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। सॉरी, मेघालय नहीं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो ये 6 राज्य है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इन 6 राज्यों को पहले यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित किया गया था, बाद में राज्य बनाया गया। ठीक है। उसी प्रकार संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकता। अब संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकता क्या है? राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से मतलब अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं कि हमको जैसे दिल्ली चाहिए। दिल्ली क्या है? दिल्ली को आप राज्य नहीं बना सकते हो। क्यों राज्य नहीं बना सकते हो? क्योंकि दिल्ली में आपकी केंद्र सरकार बैठती है और वहां पर फॉरेन डिग्निटरीज लगातार आते हैं, लगातार विदेशी लोग आ रहे हैं, जो एम्बेसीज है वहां पर है। तो अगर दिल्ली को किसी राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो क्या हो जाएगा कि वहां पर प्रशासन मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि किसी दूसरी पार्टी का रूल हो वहां पर केंद्र के अलावा, तो वहां पर थोड़े डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए दिल्ली जैसी राज्य को, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब जैसे पुडुचेरी की बात की जाए, तो पुडुचेरी में एक अलग प्रकार का कल्चर चलता है, फ्रेंच कल्चर चलता है। तो इसलिए जब हम पुडुचेरी पे आएंगे ना, तो देखेंगे कि कैसे 4 अलग अलग जिले हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में डिस्क्राइब्ड है, उसके बाद भी वो एक केंद्र शासित प्रदेश कहला रहा है। तो ये बड़ा ही फैसिनेटिंग होगा आज का क्लास। ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालय व संघ राज्य क्षेत्र। तो ऐसे कुछ यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिनके पास अपने खुद के उच्च न्यायालय भी है, जैसे दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के पास खुद का उच्च न्यायालय है, और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, है ना, जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय जो है, जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र और लद्दाख राज्य क्षेत्र दोनों का उच्च न्यायालय है। तो पहले क्या था? दिल्ली के पास ही था, और आपका जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है वो अभी कब बना है? 2019 में बना है। तो उसके पहले तक ये नहीं बना था, तो पहले सिर्फ दिल्ली के पास था, अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पास भी खुद का उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये फैक्ट्स हो गए कुछ। अब देखो, कुछ और अवधारणाएं हैं जिसको समझना जरूरी है। जैसे राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट, वाक्यांश के आपको क्या कारण लग रहा है? इसको फेडरेशन क्यों नहीं कहा गया? फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा गया? अब इसके पीछे यूनियन और फेडरेशन, राज्यों का संघ और आपका क्या आ जाएगा? राज्यों के परिसंघ। राज्यों का संघ और राज्यों का परिसंघ। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत किसी ट्रीटी से नहीं बना है ना, किसी एग्रीमेंट से नहीं बना है। ऐसा नहीं हुआ है कि 4 राज्य आपस में आ गए और उन्होंने कहा कि हमें एक भारत बनाना है या हमें एक देश बनाना है। जैसे अमेरिका में क्या हुआ था? अमेरिका में 13 अलग अलग कॉलोनियां थी, है ना। जब अमेरिका आजाद हुआ उस समय 13 अलग अलग कॉलोनियां थी, और उन 13 कॉलोनियों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि हम एक देश के रूप में आते हैं, हम हमारा पावर एक केंद्र को देते हैं, वॉशिंगटन डीसी को देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को देते हैं, है ना। इस तरीके से डिसीजन हुआ, तो वो क्या है? फेडरेशन है। हमारा फेडरेशन नहीं है, हमारा यूनियन है। क्यों यूनियन है? क्योंकि भारत में हम राज्यों को पावर दे रहे हैं, है ना। भारत में क्या हो रहा है? केंद्र दे रहा है पावर किसको? राज्य को। केंद्र पावर दे रहा है राज्य को। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में जब कुछ राज्य मिल गए तब वो बना है अमेरिका देश। 13 राज्यों से मिलकर बना, आज 50 राज्य है उसके पास। लेकिन भारत में क्या था? भारत बड़ा भूभाग है, हम
भारत में राज्यों को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, उनका साइज छोटा कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ ही कैसे बना है, एमपी को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया, तो एमपी का आपका हिस्सा काट दिया गया, तो एमपी उस पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, इस बात को समझ में आ रही है। तो आप भारत इस तरीके से बना हुआ है कि भारत को आप तोड़ नहीं सकते हो, अंदर से आप तोड़ लो कितना भी, लेकिन आप ऐसे राज्य होके अलग नहीं हो सकते हो, है ना। राज्यों के पास ये पावर नहीं है कि वो अलग हो जाए। ठीक है, तो ये आपका मेन यूनियन और फेडरेशन क्यों नहीं है। अगर कोई एग्रीमेंट से बना होता तो ये फेडरेशन कहलाता, लेकिन ये कोई एग्रीमेंट से नहीं बना है, ये स्वयं में भारत था। ठीक है, जैसे लिखा भी होगा, भारतीय परिसंघ अमेरिका फेडरेशन की तरह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, राज्यों परिसंघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको मेंस में कोट करना है। भारत को विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशीय संघ कहा जाता है। मतलब क्या है कि आप राज्यों को तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो जितना चाहो। जो राज्य है आपके छत्तीसगढ़ के और 36 टुकड़े कर सकते हो, है ना। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकाल दिए, बिहार निकाल दिए, है ना, बिहार से झारखंड निकाल दिए, लेकिन आप भारत को नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी यूनियन नहीं टूट सकता है, राज्य टूट सकते हैं। ठीक है, अब संयुक्त राज्य को अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ कहा जाता है। यहां पर क्या है, ना राज्य टूट सकते हैं ना देश टूट सकता है। ठीक है, हमारे यहां राज्य तो टूट सकते हैं क्योंकि हमने राज्यों के साथ समझौता नहीं किया है। ठीक है, इस बात को एकदम ध्यान रखना है। अगर दोनों में अंतर पूछ लिया जाए तो हमने राज्यों के साथ समझौता नहीं किया है। ठीक है, अमेरिकी संघीय सरकार संबंधित राज्यों की सहमति के बिना नए राज्य नहीं बना सकती है और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में बदलाव नहीं कर सकता है। तो ये बेसिक चीज है कि राज्य ही यहां पर सुप्रीम है। हमारे यहां राज्य को सिर्फ और सिर्फ एक बार नोटिस दिया जाएगा कि आपका नाम बदलना चाहते हैं। अगर राज्य ने बिल पे सहमति दो तो भी ठीक है, और सहमति नहीं दी तो भी ठीक है। केंद्र की मर्जी होगी, नाम बदलना होगा तो नाम बदल जाएगा। अगर आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाना है, अगर प्रेसिडेंट की मर्जी हुई तो प्रेसिडेंट सबसे पहले मध्य प्रदेश के आपके लेजिस्लेचर में क्या भेजेंगे, एक प्रपोजल भेजेंगे कि आपको इस तरीके से काम करना है। अगर वो प्रपोजल पास हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो यहां पर केंद्र की मर्जी चलती है, राज्य की बिल्कुल भी मर्जी नहीं चलती है। ठीक, अब देखो, संविधान संसद को राज्यों की सहमति के बिना नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं का नाम बदलने के लिए अधिकृत करता है। जो बात मैंने अभी कही, अर्थात संविधान किसी भी राज्य को अस्तित्व में क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं देता, है ना। वही बात है कि आप छत्तीसगढ़ हो तो कब तक छत्तीसगढ़ रहोगे इसी एरिया के साथ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कभी भी आपका एरिया बढ़ाया जा सकता है, कभी भी आपका एरिया कम किया जा सकता है। जैसे ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा था जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। ये कहा गया था कि कैसे किसी राज्य को आप यूनियन टेरिटरी बना सकते हो, लेकिन वो लोग ये बात भूल रहे थे कि संविधान केंद्र शासन को, पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि वो राज्य का चाहे तो यूनियन टेरिटरी बना दे, चाहे वो छोटा सा जिला बना दे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि केंद्र के पास बहुत पावर है इस भारत में। ठीक है, दूसरी चीज, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। अब देखो ये बात कब उठी, बेरूबारी केस, आपने सुना होगा बेरूबारी केस। वेस्ट बंगाल में एक जगह है बेरूबारी, वहां पर क्या था, आई थिंक सो मैप इस पर डाला होगा, लेट मी चेक। ये देखो, ये बेरूबारी का मैप है। इस पे क्या था, जैसे कि मान लो कि ये बांग्लादेश है, यहां पर ये जो एरिया है वो आपका भारत का एरिया कहला रहा है। ठीक है, ये बांग्लादेश के अंदर ये भारत का एरिया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर और जो एरिया है वो बांग्लादेश का एरिया है। तो इस तरीके से सीमांकन हुआ कि कुछ भारत के हिस्से बांग्लादेश के अंदर पड़ रहे हैं और कुछ बांग्लादेश का हिस्सा भारत के अंदर पड़ रहा है। तो अब ये बात समझो कि कैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, है ना। मुझे अपना कोई काम कराना है तो मुझे ऑल द वे यहां जाना पड़ेगा, इसको यहां काम कराना है तो इससे बाहर निकल कर यहां आना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं था ना। तो इसलिए क्या डिसाइड किया गया कि कुछ हिस्सा जो है,
जो बेरूबेरी वाला हिस्सा है वो बांग्लादेश को दे दिया जाए, यानी उस समय पे किसको दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान को दिया गया, तो ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो उस समय फिर वेस्ट बंगाल ने केस किया कि आप कैसे दे सकते हो। तब जो केंद्र, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आर्टिकल 368 में बिना संविधान संशोधन किए आप किसी भी जगह को फॉरेन स्टेट को नहीं दे सकते हो। तो इसलिए केंद्र सरकार ने 9वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर जो जगह है वो ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 1969 में यह क्या सुनाया, भारत किसी दूसरे देश के बीच सीमा विवाद से निपटारे के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह कब बोल रहा है, 1969 में, वो कब बोला था, 1950 के आसपास। ठीक है, यह कार्यकारी कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है क्योंकि इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपने का शामिल नहीं है। मतलब अगर एग्रीमेंट हो रहा है दो लोगों के बीच में कि ये एरिया तुम्हारा है ये एरिया मेरा है, तो दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, तब जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये हो रहा है कि भारत जो है 5 मीटर दे रहा है और सामने वाला सिर्फ 2 ही मीटर दे रहा है, तब तो आपको लगेगा ही एग्रीमेंट, तब आपको क्या लगेगा, आपको 368 की जरूरत पड़ेगी। जैसे जब 100वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच विदेशी अंतर क्षेत्रों का हस्तांतरण हुआ। तो इसमें क्यों संविधान संशोधन लगा, क्योंकि बांग्लादेश को हमने ज्यादा जगह दी। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट तो था, बट फिर भी हम फॉरेन नेशन को अपनी टेरिटरी एक्वायर करने दे रहे थे। ठीक है, जैसे ये वाला मैप भी है, तो ये उस टाइम का मैप है, इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री है ये। ठीक है, अब ये एनक्लेव्स ऑफ इंडिया, ये एनक्लेव्स ऑफ इंडिया आपका कहां पे आ रहा है, ये बांग्लादेश में आ रहा है, देखो। ठीक है, और उसी तरह एनक्लेव्स ऑफ बांग्लादेश, ये हरा वाला किस में आ रहा है, आपका वेस्ट बंगाल में आ रहा है। तो इसको फिर से क्या किया गया, एक्सचेंज किया गया कि भैया जो जगह है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आप ही करो, हमारे जगह की एडमिनिस्ट्रेशन हम ही करेंगे। तो इस प्रकार से क्या किया गया, एक्सचेंज किया गया। ठीक है, तो ये दो बड़ा केस है, बेरुबारी केस और 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब देखते हैं अगली चीज। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम यूनियन ऑफ इंडिया की जगह क्या यूज करते हैं, टेरिटरी, भारत का राज्य क्षेत्र, भारत के संघ की जगह। अब भारत के संघ में क्या आ जाता है, भारत के संघ में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, आपका स्टेट्स आएंगे, मतलब राज्य आएंगे। इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं आने वाले। तो सबसे बेटर क्या होगा कि हम क्या यूज करें, भारत का राज्य क्षेत्र, है ना। भारत के संघ से भी व्यापक अभिव्यक्ति है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, स्टेट आ रहा है। अब इसमें क्या आ रहा है, राज्य आएगा, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, और वे राज्य क्षेत्र जो शामिल होंगे भविष्य में। तो ये तीनों चीजें किसमें आ रही है, आपकी राज्य क्षेत्र में। लेकिन यूनियन में क्या आता, सिर्फ और सिर्फ स्टेट आता। तो इस चीज को एकदम दिमाग में रख लो। ठीक है, इसमें भारत का केवल राज्य शामिल है। तो यही बात हमने करी। अगले देखते हैं। अब देखो, आपको आज मैप के माध्यम से पूरी चीजें समझ में आने वाली है। जब ब्रिटेन का भारत पर कब्जा था तो उन्होंने मेनली 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी। एक बड़ा वाला जो था वो था बंगाल की प्रेसिडेंसी। ठीक है, बाकी 2 कौन सा था, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, उन्होंने इन 3 तरीकों से भारत पे राज किया, बंगाल को मेन मानकर, बॉम्बे और मद्रास को उसकी सब्सिडियरी बनाकर। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, उसके बाद भारत का विभाजन होगा। भारत का विभाजन कैसे होगा, ये बन जाएगा आपका वेस्ट पाकिस्तान और ये हो जाएगा आपका ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और ये हो जाएगा भारत। ठीक है, अब देखो यहां पर जो आपको पीले कलर से दिख रहा है ना, और आपको यहां पर एक और कलर दिख रहा है, आपको नीले कलर से दिख रहा है। तो जो आपको पीले कलर से दिख रहा है ना, ये पीला वाला, ये क्या है, ब्रिटिश इंडिया है। मतलब ये कहा जाता था ना कि अंग्रेजों का शासन है उस पर। और जो आपका नीला कलर का दिख रहा है, ये क्या है, प्रिंसली स्टेट, मतलब कि जो आपके राजघराने थे उनका शासन कहां पर चलता था, ये नीले वाले जगह पर। और अंग्रेजों का सीधा शासन कहां पर चलता था, आपके पीले वाले जगह पर। तो लिख लो येलो, येलो से येलो ही कर लेते हैं। ये ब्रिटिश और
नीला ना, राजघराना। अब देखो इसमें क्या ट्विस्ट है, इसमें ये बात है कि 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तब ये कहा गया कि अब तक हम जितना क्षेत्र ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर ला चुके हैं, इससे ज्यादा क्षेत्र हम एक्वायर नहीं करेंगे। जो लोग भी, जो राजघराने भी, चाहे वो अजमेर हो, मेवाड़ हो, ग्वालियर हो, सेंट्रल इंडिया हो, इसमें जो लोग भी रूल कर रहे हैं, जो भी राजाएं रूल कर रहे हैं, उनको हम रूल करने देंगे। ठीक है, इसको हम एक्वायर नहीं करेंगे, इसको हम अपने कब्जे में नहीं लेंगे। इसलिए अभी तक ये पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया नहीं बन पाया। लेकिन ये इनडायरेक्ट था, क्योंकि इनको भी ये कंट्रोल कर ही रहे थे, इनसे भी ये पैसा वसूल ही रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनको खुले हाथ दे दिया गया, उनको छोड़ दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो ये दो तरीके से भारत डिवाइड था। यही सेम मैप है इसका, है ना। अब इसमें भी पीला वाला जो है, येलो जो है ब्रिटिश इंडिया है, और गुलाबी जो है, पिंक जो है, वो राजघराना है। ठीक है, अब देखो जब ये डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद ये भारत इस प्रकार से दिख रहा है ना। ये अभी ढंग से डिवाइडेड नहीं है। यहाँ पे हैदराबाद है, बॉम्बे है, मध्य भारत है, राजस्थान है, आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर सौराष्ट्र है, भुज है, कच्छ है, मैसूर का है, कुर्ग है, ट्रांसकोर है, कोचीन है, ठीक है, मद्रास है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। तो इस तरीके से अब इसको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में 1951 में तोड़ा गया। 1951 में नहीं तोड़ा गया, 1950 में जब जेवीपी कमेटी ने कहा था, उसने 4 तरीके से तोड़ने के तरीके बताए थे, है ना। उसके आधार पर ये आपका मैप बना हुआ है। ठीक है, ये 4 आधार पर टूटा हुआ है, 4 क्लासिफिकेशन है इसके। ठीक है, अब देखो अब भारत बन चुका है ना। 1947 में भारत बनकर आजाद हो चुका है। अब आपको क्या चाहिए कि आपको प्रशासन करना है। अब प्रशासन कैसे करोगे इतने बड़े भूभाग का, है ना। इसमें एक चीज छूट रही है, जब आप भारत की बात कर रहे हैं, जब ये प्रिंसली स्टेट की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा गेम खेला था कि जितना भी प्रिंसली स्टेट था उनको ये ऑप्शन दे दिया था कि आप या तो भारत के साथ जाइए, या तो पाकिस्तान के साथ जाइए, या तो फिर आजाद रहिए। और टोटल 552 रियासत थी जो इस एरिया में आती थी। ठीक है, टोटल 552 रियासत। ठीक है, उसमें से अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये भोपाल था, ये भोपाल वाला एरिया, यहां पर कौन थे, एक मुस्लिम शासक थे। हिंदू डोमिनेटेड एरिया था बट एक मुस्लिम शासक थे। तो उनका ये कहना था कि अगर हिंदू मुस्लिम के बेसिस पर डिवाइड हुआ है तो मुझे कहां जाना है, पाकिस्तान के साथ शामिल होना है। बट क्या ये पॉसिबल था, ये भोपाल और ये पाकिस्तान, ये पॉसिबल नहीं था। तो बहुत चीजें डिप्लोमेटिकली सुलझाई गई और भोपाल भारत में ही रह गया। ठीक है, उसी तरीके से त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम को आजाद होना था, है ना। त्रिवेंद्रम को प्रॉपर आजाद होना था, और इसने वेस्ट नेशन से, है ना, जो वेस्ट के नेशंस हैं, पश्चिमी देशों से, इसने ये डील कर लिया था कि मेरे पास बहुत सारा थोरियम है ना, थोरियम है मेरे पास बहुत सारा, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, इसको भी डिप्लोमेटिकली हैंडल किया गया। तो आप समझिए कि टोटल जो 552 रियासतें थी, उसमें से 549 को जो फाइनली इंडिया में शामिल होने के लिए मान गए, उनको किस तरीके से बनाया गया, है ना। उसके बाद एक और स्टेट जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपका इधर आ जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जोधपुर और जैसलमेर, जोधपुर का मन था कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और साथ में जैसलमेर के ले लिया गया। तो उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना से इनका नेगोशिएशन चल रहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको ब्लैंक, आप बोलो ब्लैंक पेज दे दिया कि आप अपने डिमांड, आपको जो चाहिए
आपको पाकिस्तान से जो चाहिए वो मिलेगा। इस तरीके का डिमांड यहां पर रख दिया गया। लेकिन उसी टाइम पे जो आपके जैसलमेर के राजा हैं, है ना, जैसलमेर के राजा हैं, उन्होंने सोचा कि हिंदू डोमिनेटेड स्टेट में हूं मैं, और पाकिस्तान किस लिए बना है, मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट। अगर मैं उनके साथ शामिल हो जाऊंगा तो मेरी जनता क्या कर देगी, विद्रोह कर देगी। तो ये थॉट उनके मन में आते ही उन्होंने ये प्लान रिजेक्ट कर दिया। और साथ में जोधपुर के राजा को माउंट बैटन ने और भी लोगों ने ये समझाया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस लिए हुआ है, धार्मिक आधार पर हुआ है। टू नेशन थ्योरी का मतलब ही था कि हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटी है, वो साथ में नहीं रह सकती है। तो अगर पाकिस्तान में भी जाकर हिंदू डोमिनेटेड स्टेट्स रहने लग गए तो फिर जो विभाजन है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो फिर इनको भी जोधपुर को मानना पड़ा और ये भी भारत में आखिरकार सम्मिलित हो गए। ठीक है, अब 552 में से 549 स्टेट तो शामिल हो चुके थे, है ना, जैसे तैसे बाय हुक और बाय क्रुक, है ना। सरदार पटेल, माउंट बैटन, इन सब ने मिलकर साम दाम दंड भेद जैसे बना वैसे किया, लेकिन भारत को विभाजित नहीं होने दिया। उस मंजर को सोचो कि अगर 552 रियासतें छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती तो जिस भूभाग को आप भारत कहते हो वो भारत कहने के लिए कुछ नहीं बचा होता, है ना। लौह पुरुष ऐसे ही नहीं करते हैं सरदार पटेल को। 552 रियासतों के साथ डील करना और उनको मनाना कि आप भारत में रह जाइए, और इस बात को याद रखो कि राजाओं के अधिकार वैसे ही नहीं रहेंगे अगर वो आजाद रह जाएंगे तो, है ना। आजादी में ज्यादा पावर थी ना कि भारत में आने की। जनता को तो फायदा था लेकिन राजाओं को कम फायदा था। फिर भी वो नेगोशिएशन स्किल्स इस तरीके से थी सरदार पटेल में कि ये सारे लोग मान गए। ठीक है, उसके बाद जो 3 स्टेट्स है, कौन कौन से 3 स्टेट है, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। अब ये 3 स्टेट बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे भारत में जुड़ना। ठीक है, जूनागढ़ कहां पे है, जूनागढ़ गुजरात में है। तो इसका कहना था कि मैं तो सी के रूट से चला जाऊंगा पाकिस्तान, तो मुझे पाकिस्तान में जाना है। लेकिन यहां पे भी हिंदू डोमिनेटेड लोग थे, तो जो यहाँ के राजा थे, जो यहाँ के नवाब थे, उनका साथ लगातार लोग छोड़ते गए। और ये भारत के शासन से ये रिक्वेस्ट किया गया कि आप यहाँ पर सैन्य शासन को बैठाइए, है ना। तो सैनिक टुकड़ी वहां पर तैनात की गई लगातार। उसके बाद फिर यूएन से ये लेकर ये पाकिस्तान और भारत में ये बात हुई कि हम प्लेबिसाइड कराते हैं, मतलब रेफरेंडम करा लेते हैं। तो जब रेफरेंडम कराया गया तो ये क्या था, ये पूरा का पूरा क्या था, हिंदू डोमिनेटेड स्टेट था। तो एक तरफा किसके तरफ वोट आया, भारत की तरफ वोट आया। ठीक है, एक तरफा भारत की तरफ वोट आया, तो ये क्या हो गया, आपका भारत में विलय हो गया। अब कश्मीर की बात करते हैं। इसकी बात अगर हम पूरी करने लग जाए तो ये पूरा क्लास कश्मीर में ही खत्म हो जाएगा, बट बहुत ही छोटे में बता देता हूं जिससे थोड़ी आपकी जानकारी भी मिल जाए और क्लास भी चलता रहे। तो कश्मीर में, कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, है ना, वो हिंदू थे, बट जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थे। तो पॉपुलेशन ये चाह रहा था कि हम पाकिस्तान में जाए, और राजा चाह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट रहें, है ना। राजा तो ये चाह रहे थे इंडिपेंडेंट है, बट पाकिस्तान ने अचानक से अटैक कर दिया। उसके पहले राजा तैयार नहीं थे भारत में शामिल होने के लिए। अब राजा ने क्या कहा कि आप हमारे तरफ सैनिक भेजिए। तो सरदार पटेल ने सीधा जवाब दिया, आप जिस दिन विलय पत्र पर साइन कर दोगे सैन्य टुकड़ी कश्मीर में उतर जाएगी। उस प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखिए सरदार पटेल को, है ना। अगर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता तो क्या लगता है आपको कि कश्मीर भारत का अभी हिस्सा होता? जिस धारा 370 के हटने का हम जश्न मनाते हैं, तो क्या वो कश्मीर होता हमारे पास? ऋषि कश्यप की भूमि होती है हमारे पास ना, जिन ऋषियों और मुनियों की भूमि है ये। आज भी हमारा शारदा पीठ पाकिस्तान में है। ठीक, तो कश्मीर किस तरीके से शामिल हुआ, विलय पत्र।
ठीक है, अब बात आई हैदराबाद की। अब हैदराबाद सदर्न इंडिया में है, ये पाकिस्तान में शामिल होने से नहीं रहा, ठीक है, बट फिर भी इसने पुर्तगाल की मदद से पुर्तगाल को कहा कि या तो आप हमें गोवा भेज दीजिए या हम उसको उधार पे ले लेते हैं, हम सी रूट वहां से बना लेंगे। और यूरोपियन यूनियन के साथ इसने समझौता कर लिया। देख रहे हो इसको कि भैया हमें मान्यता दे दीजिए। तो और इसने यहां के जो नवाब थे, निजाम थे, उसने एक रजाकार आर्मी बनवाई, है ना। इट इज बेसिकली आर्मी ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, रजाकार आर्मी बनवाई। अब इस रजाकार आर्मी ने क्या किया, वहां पे जितने भी वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन बोलो या फिर जो वहां के लोग थे, इंडिजीनियस लोग थे, उनको मारना और काटना चालू किया। एक मूवी भी आई है इस पर, रजाकार्स। उसमें पूरी सच्चाई तो नहीं कह सकता, बट उसका अंश दिखाया है कि किस तरीके से मारकाट मचाई गई थी। ना बच्चों को छोड़ा गया, ना औरतों को छोड़ा गया। उसके बाद भारत सरकार को लगा कि अब ये मुद्दा अपने हाथ से जा रहा है, तो यहां पर क्या हुआ, पुलिस एक्शन। पुलिस एक्शन से हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया, ठीक है, क्योंकि निजाम ने इतने ज्यादा जुल्म कर दिए थे, इतने लोगों के कत्लेआम कर दिए थे कि यहां पर अगर भारत सरकार एक्शन में नहीं आती तो स्थिति बहुत बुरी हो सकती थी, बहुत विकट हो सकती थी। तो इस प्रकार से सरदार पटेल के प्रयासों से 552 रियासतें जो थी वो संपूर्ण भारत का हिस्सा बन गई, ठीक है। तो ये चीजें, ये थ्योरी छूट रही थी। तो अब हम कहां पे थे कि किस तरीके से पूरा भारत, जितने भी रियासतें हैं वो अब एक हो चुकी है और ब्रिटिश इंडिया एक हो चुका है। अब ये चाहिए कि प्रशासन कैसे किया जाए, किस प्रकार से चीजों को कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, आपको छोटे छोटे राज्यों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप दिल्ली से बैठकर मद्रास के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते हो, है ना। मद्रास के बारे में डिसीजन मद्रास वाले को ज्यादा बेटर पता होगा, जम्मू वाले के बारे में डिसीजन जम्मू वाले को ज्यादा बेटर पता होगा, छत्तीसगढ़ वाले को छत्तीसगढ़ के बारे में ज्यादा पता होगा। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो किस तरीके से किया जाए, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, है ना। कौन सी कमेटी बनाई गई, एसके धर कमेटी। एसके धर कमेटी बनाई गई, राज्य संघ राज्य क्षेत्र के पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न आयोग। तो जो सबसे पहला आयोग था वो था आपका एसके धर आयोग। तो इसमें कौन कौन से मेंबर थे ये याद रख लो, एसके धर, क्योंकि ये पूछा भी जा चुका है। एसके धर, दूसरा जगत नारायण लाल, है ना। जगत नारायण लाल एक लॉयर भी थे और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर भी थे। और तीसरे कौन है, पन्ना लाल, ठीक है। एसके धर, जगत नारायण लाल और पन्ना लाल, कौन कौन से, एसके धर, जगत नारायण लाल और पन्ना लाल, ये तीन जो लोग थे ये एसके धर कमेटी के मेंबर थे। तो इनके सामने जो सबसे पहला सवाल था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का डिवीजन होना चाहिए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भाषाई प्रांतीय आयोग। क्योंकि इनके सामने जो यक्ष प्रश्न था वो ये था कि क्या भाषा के आधार पर डिवाइड किया जाए, है ना, क्या भाषा के आधार पर डिवाइड किया जाए। तो ये पाया एसके धर कमेटी ने कि भारत में तो इतनी भाषाएं हैं, आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो कितनी ज्यादा, आप मध्य छत्तीसगढ़ में है तो अलग भाषा मिलेगी, आप उत्तर छत्तीसगढ़ में अलग भाषा मिल जाएगी, दक्षिण छत्तीसगढ़ में अलग भाषा मिल जाएगी, है ना। सदर्न इंडिया में हमको लगता है कि सब लोग तेलुगु बोल रहे हैं, बट वहां पे मलयालम है, कन्नड़ है, तमिल है, सब कुछ है। तो भाषा इतनी है कि आप अगर भाषा के बेस पर डिवाइड करने लग जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या बोला ने आयोग ने, इस आयोग ने दिसंबर 1948 में, है ना, तो आयोग का गठन कब किया गया था, जून 1948 में, और रिपोर्ट कब दिया, दिसंबर 1948। दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारकों के बजाय, है ना, भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, भाषा के नहीं, प्रशासनिक सुविधा। क्योंकि मैंने बोला क्या था, एम क्या है, प्रशासनिक सुविधा कैसी हो, कैसे प्रशासन चलाना है, क्योंकि अब भारत बन चुका है, अब प्रशासन करने की बारी, ठीक है।
तो ये रहा, फिर से नाम याद रख लो, एसके धर, जगत नारायण लाल और पन्ना लाल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली कमेटी जो बनी वो बनी थी जेवीपी कमेटी। ठीक है, अब जो ये जेवीपी कमेटी है इसने भी कौन कौन से इसमें नाम पूछ लिया जाता है, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पटाभी सीतारामैया। इस कमेटी ने भी ये निष्कर्ष निकाला कि भाषा के आधार पर आपका विभाजन नहीं होना चाहिए, आपका विभाजन होना चाहिए प्रशासन के आधार पर, है ना। और इन्होंने प्रशासन के आधार पर राज्यों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, भाग ए में क्या था, श्रेणी के राज्य जो ब्रिटिश भारत के बड़े प्रांत है, 9 बड़े प्रांत और 216 देशी रियासत। ठीक है, भाग ए में था। भाग बी में क्या था, छोटे ब्रिटिश भारतीय राज्य और 275 देशी रियासत। और भाग सी में क्या था, 61 देशी रियासत। और भाग डी में आपका अंडमान निकोबार और जो भी राज्य भविष्य में अर्जित किए जाएंगे। तो क्या क्या था, एक तो बड़े राज्य हो गए, बड़े ब्रिटिश राज्य हो गए, एक छोटे ब्रिटिश राज्य हो गया और एक सिर्फ और सिर्फ प्रिंसली स्टेट हो गया और एक अंडमान निकोबार, और जो भविष्य में, है ना, भविष्य में जो टेरिटरी हम एक्वायर करेंगे। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद अगली कमेटी देखते हैं। हाँ, देख लेते हैं। हाँ, भाषा के आधार पर पुनर्गठन के आधार पर औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया, है ना, ये चीज हमने देखी। सदस्य कौन है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया। यह समिति दिसंबर 1948 मतलब तुरंत ही गठित कर दी गई, क्योंकि दिसंबर 1948 में ही एसके धर कमेटी का रिपोर्ट आया था। जून में फॉर्म किया गया था, दिसंबर में दे दिया, और अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब जेवीपी कमेटी के बाद क्या हुआ, जेवीपी कमेटी ने यह मना कर दिया कि आपको क्या करना है, भाषा के आधार पर राज्य होना चाहिए। तो यह बात पसंद किसको नहीं आई, पोर्टिस श्रीमल्लू को, है ना। इनका कहना था कि तेलुगु स्पीकिंग स्टेट को, तेलुगु, है ना, मद्रास से जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, मद्रास में तमिल बोली जा रही है ना, ये मद्रास में मोस्ट एरिया में तमिल बोली जा रही है। तो अब ये तमिल बोलने वाले एरिया से तेलुगु बोलने वाले एरिया को अलग कर दिया जाए, है ना। ये किसका कहना था, पोर्टिस श्रीमल्लू को, है ना, पोर्टू श्रीरामल्लू का ये कहना था कि आप अलग तेलुगु राज्य दे दीजिए। लेकिन जो एसके धर कमेटी थी और जो जेवीपी कमेटी थी, इसका क्लियर डिस्ट्रिक्शन था कि हमको भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाना है, हमको प्रशासन के आधार पर राज्य बनाना है। तो इसके लिए ये बैठ गए आपके 56 दिन के हंगर स्ट्राइक पर। ठीक है, 56 दिन के हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए और 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो आप ये समझो कि भाषा के आधार पर राज्य बनने का शुरुआत किसी की मृत्यु के कारण हुआ, है ना। तो किस तरीके से लोग अपने राज्य के प्रति ऑब्सेस थे, यहां से दिख रहा है ना, कि अपना स्वयं का अस्तित्व होना चाहिए भाषा के आधार पर। उसके लिए इंसान 56 दिन के हंगर स्ट्राइक पर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और आखिरकार सफलता भी मिल गई। ठीक है, तो अगर पूछा जाए भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो क्या जवाब होगा आपका, आंध्र प्रदेश, है ना। तो तेलुगु बोलने वाले को आपका बनाया गया आंध्र प्रदेश, है ना, ये आंध्र प्रदेश, और बाकी ये एरिया जो है मद्रास है। ठीक है, तो मद्रास से काटकर आपका आंध्र प्रदेश बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आपका इन सब सिचुएशन को देखते हुए एक और कमेटी बनाई गई, फजल अली आयोग। अब इसके मेंबर कौन कौन है, एक तो है आपके जस्टिस फजल अली, दूसरे है हृदयनाथ कुंजूर, है ना, और तीसरे हैं के एम पनिकर। ठीक है, के एम पनिकर, एच एन कुंजूर और आपके फजल अली, ये 3 मेंबर है। तो अब इनके सामने भी यही बात रखी गई कि क्या भाषा के आधार पर आपके राज्यों का डिवीजन होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हाँ, भाषा के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन एक भाषा एक राज्य का पद्धति नहीं चलने वाला, है ना। अगर एक भाषा एक राज्य की पद्धति हो जाएगी तो 500 स्टेट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने, राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर रूप पर भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया,
एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकारा और राज्य और राज्य क्षेत्र के 4 स्तरीय वर्गीकरण को समाप्त करने का सुझाव दिया, है ना। जो 4 क्लासिफिकेशन है ABCD, जो बड़े ब्रिटिश प्रांत थे, जो छोटे ब्रिटिश प्रांत थे, जो देशी रियासतें थी और अंडमान निकोबार, और भविष्य में जो राज्य अर्जित होने वाले, तो वो क्लासिफिकेशन को इन्होंने कहा कि खत्म करो और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासन के आधार पर। ठीक है, तो आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा था कि आप बनाइए 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर क्या किया गया, इसी रिपोर्ट का आधार बनाकर 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, है ना, लिखा हुआ है कहीं पे, हाँ, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लाया गया, जिसमें 1 नवंबर 1956 को आपका 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बनाया गया, मतलब 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि कौन कौन से जो राज्य थे और कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज का निर्माण किया गया। अब देखो यहां पे जो मद्रास प्रेसिडेंसी है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी यहाँ इससे अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया जा चुका है। ये किसका मैप है, 1953 का मैप है, जस्ट फजल अली आयोग के टाइम का। ठीक है, फजल अली आयोग के टाइम का मैप है। अब यहां से जो है 1956 का मैप बनने वाला है। ठीक है, तो यहां से जस्ट ये मैप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इसमें, तो ये मैप आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो देखो जम्मू एंड कश्मीर था, तो जम्मू एंड कश्मीर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये पंजाब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान जो राजपूताना था वो आपका क्या बन गया, राजस्थान। अब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या बन जाएगी, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे बन जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा, ये जो आपका मैसूर है ना, ये मैसूर का छोटा सा है, ये थोड़ा सा हैदराबाद का भी ले लेगा, थोड़ा सा बॉम्बे प्रेसिडेंसी लेके ये बन जाएगा मैसूर। अब यहां पे जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, यहां पे कोचीन है और त्रिवेंद्रपुरम है, त्रिवेंद्रम है, तो दोनों को मिलाकर ये केरला बन जाएगा, केरला। ठीक है, दोनों को मिलाकर ये बन जाएगा आपका मद्रास। ये आपका आंध्र प्रदेश बन चुका था, ये हो जाएगा मध्य भारत, है ना, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहां पर ये पंजाब हो गया, ये हो जाएगा आपका बिहार, सॉरी बिहार नहीं, यूपी है, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, ये हो जाएगा बिहार, ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ये हो जाएगा आसाम। तो देख लेते हैं 14 राज्य हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये ओडिशा बच गया, ओडिशा, है ना, ये हो गया 14 राज्य। अब 14 राज्य के साथ क्या है आपका, 6 यूनियन टेरिटरीज है। तो 6 यूनियन टेरिटरीज यहीं पर लिख लेते हैं। एक ये हो जाएगा, 1 2, एक हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, है ना, यहां पे आ जाएगा मणिपुर, तीसरा मणिपुर, चौथा हो जाएगा आपका त्रिपुरा, पांचवा हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार, और छठा हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, तो चेक कर लो, ये आपके पूरे के पूरे क्या हो गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। ये हो गया आपका अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप वाला एरिया। तो हो गया ये। अब देखो, अब इसके बाद आपका क्या आने वाला है, 1956 में देखो ये एक बार लिस्ट है, तो वही था आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनीदेव द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। तो यही चीज था जो हमने देखा था। अब यहां पर आपका राज्य का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। ये पूरे के पूरे आपके
2019 तक के पूरे राज्य हैं। तो इसको कैसे याद करोगे? गुणहरी, गुणहरी, गुणहारी, हिम त्रिपुरारी, हिम त्रिपुरारी, मेघसी, हिम त्रिपुरारी, मेघसी, मी अरुगो, और फिर छौज। ठीक है, इसको बाद में और अच्छे से बताता हूं कि किस तरीके से है ये। अभी देखो, सबसे पहले 1960 में क्या हुआ? महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना, मतलब बॉम्बे का डिवीजन हुआ। उसके बाद 1961 में दादर नागर हवेली का निर्माण हुआ 10वां संविधान संशोधन से। दादर नागर हवेली किसके कंट्रोल में था? आपका पुर्तगाल के कंट्रोल में था। ठीक है, उसके बाद फिर 1962 में गोवा, दमन एंड दीव 12वां संविधान संशोधन से आपका बना, ये भी पुर्तगाल के कंट्रोल में था। ठीक है, उसके बाद फिर इसी में पौंडीचेरी बना 14वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ये फ्रांस के कंट्रोल में था। उसके बाद 1963 में 17वां राज्य आपका बन गया, नहीं 16वां राज्य आपका बन गया नागालैंड। और उसके बाद 1967 में बन गया पंजाब और हरियाणा, हरियाणा 17वां राज्य। 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य, है ना। लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं, 15, 16, 17, 18, है ना। और इस बीच में यहाँ पे एक लिस्ट में नाम छूट गया 1972 में आपका 3 राज्य और बना है ना। 3 राज्य और बना है यहाँ पर, 19, 20 और 21। ठीक है, उसके बाद फिर 1974 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो 1974 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, तो 36वें संविधान संशोधन से तो ये बन गया 22वां राज्य। फिर 87 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, तो कौन सा हो गया ये? 23, 24 और 25। ठीक है, यहां पर कौन कौन सा राज्य बना था? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, ये 3 राज्य बने थे। उसके बाद फिर 26, 27, 28 आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। तो इसको रिलेट करो, गुण से गुजरात, न से नागालैंड, हारी से हरियाणा, हिम से हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरारी से मतलब ही से हिमाचल प्रदेश, और त्रि से आपका म से आपका आ जाएगा मणिपुर, त्रि से त्रिपुरा, त्रिपुरारी, और मे से आपका आ जाएगा मेघालय, और सी से आ जाएगा आपका सिक्किम। उसके बाद फिर मी से आ जाएगा मिजोरम, अरु से आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और गो से आ जाएगा गोवा, झ से आ जाएगा छत्तीसगढ़, ऊ से आ जाएगा उत्तराखंड, और झ से झारखंड। ठीक है, इसको एक सेपरेट पेज में भी आपको लिख के दिखाता हूं मैं। गुणहरी, गुणहारी, है ना, गुणहारी, हिम त्रिपुरारी, हिम त्रिपुरारी, मेघसी, मी अरुगो और छौज। ठीक है, आपको ये स्टेट फॉर्मेशन इसके बाद आप कभी नहीं भूलने वाले हो। तो गुण से क्या आ जाएगा? गुजरात, उसके बाद फिर नागालैंड, मतलब ये हो गया 15, ये हो गया 16। ठीक है, हारी से 17 में आ जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1960 में, 1963 में, 1966 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये आ गया 1971 में, और 18वां स्टेट। और म से आ जाएगा आपका मणिपुर, 19वां स्टेट 1972। त्रिपुरारी से फिर से आपका आ जाएगा 1972 में त्रिपुरा, और आपका आ जाएगा 20वां स्टेट। ठीक है, मेघ से मेघालय, मेघालय 21वां स्टेट। फिर सिक्किम, सिक्किम आ जाएगा आपका 22वां स्टेट 1975 में। ठीक है, फिर मियारुगो से मिजोरम, 1987 आ गया ना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कौन सा हो गया? 23, 24 और 25। ठीक है, फिर सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है, गुणहारी, हिम त्रिपुरारी, मेघसी, मी अरुगो, छौज। ठीक है, ये लाइन याद कर लो, आपको पूरा का पूरा
याद हो जाएगा किस तरीके से आपके स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। अब देखते हैं फिर से। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे कि स्टेट का नाम से आपको चीजें नहीं समझ में आने वाली। जब आप देखोगे कि मैप में किस तरीके से राज्य जो है वो अलग हो रहे हैं, तो एक अलग इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो बॉम्बे का स्टेट था वो इस तरीके से पूरा का पूरा ये गुजरात और ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र वाला एरिया ये कवर करता था। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से सर्टेन डिवीजन किया गया और इस अपर वाले पोर्शन को बनाया गया गुजरात और लोअर वाले पोर्शन को बनाया गया महाराष्ट्र। और ये क्या था आपका 15वां स्टेट, 15th स्टेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका क्या बन गया गुजरात। तो यहां पे रहते थे गुजराती स्पीकिंग लोग और यहां पे रहते थे मराठी। आज भी आप देखना कि जो बॉम्बे शहर है, मुंबई जो शहर है, वहां पर बहुत सारे गुजराती है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है, एक ही फेडरेशन था, बॉम्बे फेडरेशन था, तो उनको लगता था ये भी हमारा घर है वो भी हमारा घर है। बट बाद में फिर ये विवाद हुआ मराठी स्पीकिंग और गुजराती स्पीकिंग, इसके लिए इसको अलग किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा 1961 में आपका आ जाएगा दादर नागर हवेली का निर्माण। ये कब हुआ है आपका 1954 में। 1954 में पोर्तुगीज से ये आजाद हुआ। कौन? आपका दादर नागर हवेली। और 10वें संविधान संशोधन से 1961 में इसको बना दिया गया यूनियन टेरिटरी, भारत का हिस्सा बना दिया गया। पहले समझ लो ये भारत का हिस्सा नहीं था। तो ये आपका गुजरात के पास पड़ेगा, आपका दादर नागर हवेली। ठीक है, यहां पे आपका पड़ने वाला है दादर नागर हवेली। ठीक है, तो यहां पर आपका दादर नागर हवेली और दमन और दीव पड़ने वाला है। ठीक है, ये आपका दादर नागर हवेली का मैप है। ये मैप भी पूछ लिया जाता है, एक बार किसी तो एग्जाम में पूछा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जाम का नाम। ये इस तरीके का मैप कहाँ का है ना, यहाँ की इंपॉर्टेंट सिटी है सिलवासा। तो ये अगर इस तरीके का मैप में दिख जाए तो आपको क्या मार्क करना है, दादर नागर हवेली। अगला देखते हैं। अगला है आपका 1962 में। आपका 1961 में फिर से आपका गोवा, दमन और दीव ये 12वें संविधान संशोधन से बना है। ये भी अलग किससे हुआ है, पुर्तगाल से। पुर्तगीज ने इसको आजाद किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहां पे आ जाएगा गोवा। ठीक है, और दमन एंड दीव हमने पिछले मैप में देखा था, ये आ जाएगा आपका दीव और ये हो जाएगा दमन। ठीक है, ये भी गुजरात के पास है, ये ऐसे वाले एरिया में बना हुआ है। ठीक है, ये गुजरात के ऐसे अंडमान अरेबियन सी वाले में बना हुआ है और ये भी अरेबियन सी के इधर बना हुआ है। ठीक है, तो दमन, दीव और वो दादर नागर हवेली। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है पता है, 2020 में जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है, ये दमन, दीव, दादर नागर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, एक यूनियन, पहले 2 यूनियन टेरिटरी थे, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली। अभी 2020 में इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये हो गया दादर नागर हवेली। अब इसमें भी पोर्तुगीज कंट्रोल था। तो गोवा को 1962 में 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा, दमन और दीव इन तीनों को एक ही यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। बाद में 1987 में जाके गोवा को क्या कर दिया गया, इस यूनियन टेरिटरी से निकालकर अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, गोवा को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब फ्रांसीसियो ने पुडुचेरी को भारत को सौंप दिया 14वें संविधान संशोधन से। ठीक है, ये भारत के पास आ गया। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये देखो यहाँ पे है यनम, है ना, यहाँ पे है पुडुचेरी, यहाँ पे है करैकल और यहाँ पे है माहे। तो एक है केरला में, तमिलनाडु में और आंध्रा में। 3 अलग अलग जगह में होने के बाद भी ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रेंच कल्चर है। तो आप अगर इनको इंटीग्रेट करना चाहोगे, आप केरला में आ जाइए, आप तमिलनाडु में आ जाइए, आप आंध्रा में आ जाइए, तो वो प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। इसी के नाम पे तो विवाद चल रहा है कि राज्यों का अलग डिवीजन किया जाए, लैंग्वेज के नाम पर, भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर। तो इनका कल्चर ही डिफरेंट है, इसीलिए क्या किया गया, इनको अलग से ही रहने दिया गया। अलग से जो फ्रेंच कल्चर है इनका इसी में जिंदा रखा गया। ठीक है, इसलिए ये 4 जगह होने के बावजूद एक ही केंद्र शासित प्रदेश। अब 1963 में आपका आसाम में क्या था, असम एक अलग था, है ना, असम एक पूरा का पूरा राज्य था और उसके साथ आपकी यूनियन टेरिटरीज थी
मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, बाकी पूरा का पूरा असम था। तो लगातार ये मांग उठने लगी कि हमें एक नागा क्षेत्र में अपना स्वयं का राज्य चाहिए। तो नागा क्षेत्र, असम के नागा क्षेत्र और स्वयंसेन क्षेत्र को अलग करके आपका क्या बनाया गया, ये पूरा का पूरा असम था, अब यहां से इस क्षेत्र को अलग करके आपका क्या बना दिया गया, नागालैंड बना दिया गया, ठीक है, नागालैंड। तो देखो यहाँ पे देखो आपका नागालैंड बना दिया। ये मणिपुर और त्रिपुरा का आपका क्या है, मणिपुर और त्रिपुरा का आपका क्लियरली ये दिख रहा है कि यूनियन टेरिटरी और बाकी आपके राज्य उसी तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये आपका किसके बारे में हो गया, नागालैंड के बारे में हो गया। अब 1966 में क्या हो रहा है, 1966 में आपका चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा बन रहा है, ठीक है। पहले पंजाब सिर्फ और सिर्फ एक सूबा था, है ना, पहले एक सूबा था पंजाब। अब अकाली दल के द्वारा ये बोला गया कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी बोलती हो। तो फिर क्या कर दिया गया, यहां पे डिवीजन कर दिया गया, पंजाब को पंजाबी बोलने वालों के लिए और हरियाणा को हिंदी बोलने वालों के लिए, ठीक है, पंजाब को पंजाबी बोलने वालों के लिए और हरियाणा को हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए। तो इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया गया। और यहां पर साथ में देख लो, यहां पे हरियाणा बन गया, पंजाब बन गया। और ये जो हिमाचल प्रदेश है 1966 में ये यूनियन टेरिटरी था, ठीक है, 1966 में यूनियन टेरिटरी था, क्योंकि ये जब 1956 में आपके यूनियन टेरिटरी स्टार्ट हुआ था तो हिमाचल प्रदेश को हिली एरिया को देखते हुए यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, ठीक है। तो हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग को आपने दो राज्य बना दिए, ठीक है। तो कौन सा राज्य बन गया आपका, ये बताओ नंबर बोलो, ये बन गया आपका 17वां राज्य, ठीक है। अब आपका आ गया हिमाचल प्रदेश, जो यूनियन टेरिटरी था हिमाचल प्रदेश, उसको आपने क्या कर दिया, राज्य बना दिया, क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था तो राज्य बना दिया गया। और ये बन गया आपका 18th राज्य, ठीक है, 18th राज्य बन गया। उसके बाद 1972 में जो आपका मणिपुर और त्रिपुरा था, ये क्या था आपका, यूनियन टेरिटरी था, यूनियन टेरिटरी था। तो इसको क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया गया, ठीक है। मणिपुर आपका बना 20वां राज्य, कहां तक होता है, 19 हुआ था, 18, है ना, 19वां राज्य, ये बना 19वां राज्य। त्रिपुरा आपका बना 20वां राज्य। और मेघालय पहले सब स्टेट था, एक स्टेट के अंदर स्टेट था, आपका जो असम वाले एरिया था उसके अंदर एक स्टेट के रूप में बनाया गया था। लेकिन इसको यहां पर 1972 में आपने 21वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक है। यहां से दो यूनियन टेरिटरी खत्म हो गई, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अब हम चलेंगे सिक्किम की ओर। देखो सिक्किम ना बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप जब आर्टिकल 2 की बात करेंगे, हमने अभी आर्टिकल 2 नहीं पढ़ा, अब लास्ट में हम आर्टिकल 2 पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 2 का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका सिक्किम है, ठीक है। किस तरीके से सिक्किम को इंटीग्रेट किया गया, जब 1975 में सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया, उसके पहले देखो सिक्किम जो है 1947 में भारत के पास क्या था, भारत के पास विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कम्युनिकेशन, ये तीन चीजें भारत डील करती थी, ठीक है। ये तीन चीजें भारत डील करती थी। यहां के राजा थे चोग्याल, ठीक है। तो इन्होंने 1974 में ये इच्छा जाहिर की कि इनको भारत में शामिल होना है, ठीक है। तब इनको बनाया गया सहायक स्टेट, यानी एसोसिएट स्टेट, सहायक स्टेट, सहायक राज्य, सहायक राज्य बनाया गया। सहायक राज्य बनाने के लिए इनके लिए संविधान में संशोधन किया गया, 35वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें आर्टिकल 2A डाला गया और 10वीं अनुसूची डाली गई, ठीक है, आर्टिकल 2A और 10वीं अनुसूची, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद, एक साल के बाद ही 1975 में 36वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंगली इसको क्या कर दिया गया, आपका पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो आपका जो 2A था और 10वां अनुसूची था, ये दोनों को खत्म कर दिया गया, ये दोनों को खत्म कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा इसने
आर्टिकल 371F नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 371F नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया और पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में चेंजेस किए गए। ठीक है, तो ये प्रॉपर सिक्किम के बनने की कहानी थी। ठीक है, और सिक्किम को बनने के लिए प्रॉपर वहाँ के राजनेताओं का भी सपोर्ट था और वहाँ की जनता का भी सपोर्ट था। तो इवन ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, लेजिस्लेचर से प्रॉपर पास भी कराया गया था जब सिक्किम बना था, तो है ना। तो ये पूरा का पूरा सपोर्ट था, ऐसा नहीं था कि किसी ने कब्जा कर लिया। प्रॉपर जनता का भी सपोर्ट था, वहाँ के नेताओं का भी सपोर्ट था, वहाँ के राजा का भी सपोर्ट था कि सिक्किम वहाँ पे बनना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत ही लंबी स्टोरी है कि किस प्रकार से भारत के इंटेलिजेंस का कितना बड़ा सक्सेस है ये सिक्किम भारत में आना, है ना। अगर ये चाइना में चला जाता, चाइना कैसे किसी भी तरह एक्वायर कर लेता, तो भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति हो जाती। ठीक है, तो ये भारत के इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा ही सक्सेस था। अब देखो 1987 में आपका क्या बन गया, मिजोरम, ये बन गया 23वां राज्य। अरुणाचल प्रदेश ये बन गया आपका 24वां राज्य, और गोवा आपका दमन और दीव से अलग होकर 25वां राज्य बन गया। ठीक है, ये आपका मिजोरम, ये आपका अरुणाचल प्रदेश और ये आपका गोवा। ठीक है, इधर देख लीजिए कैसे ये गोवा आ गया, आपका ये अरुणाचल प्रदेश आ गया और इधर मिजोरम आ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे इधर मैप में चेंजेस हो जाते जा रहे हैं, ओवरऑल इंडिया के मैप में चेंजेस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा नॉर्थर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब ये आपका पूरा का पूरा क्या बन गया, सिक्किम आ गया, मेघालय आ गया, असम आ गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो जो अष्टलक्ष्मी है, जो भारत के प्रधानमंत्री अष्टलक्ष्मी जिन्हें कहते हैं, तो वो अष्टलक्ष्मी अब कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं है। ठीक है, अभी तक तो नहीं है, 2025 तक, उसके बाद होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब फाइनली आ जाते हैं हम सन 2000 में। सन 2000 में हमारे पास आ जाता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। तो देखो छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश इस तरीके से था, ये पूरा मध्य प्रदेश का एरिया था, है ना। तो अब इसको काटकर आपका क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया। इसको काटकर इस तरीके से छत्तीसगढ़ बना दिया गया। उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा बिहार का एरिया था, है ना, तो उसको आधा काटकर झारखंड बना दिया गया। ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का एरिया था। ठीक है, तो उसको काटकर छोटा सा जो हिली एरिया था उसको क्या 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 बना दिया गया, उत्तराखंड बना दिया गया। तो देखो यहाँ पे ना बहुत चीजें समझने की है। यहाँ पे जो जैसे बिहार में क्या अलग किया गया, झारखंड, तो झारखंड क्या है, ट्राइबल बेल्ट है। मध्य प्रदेश में क्या अलग किया गया, छत्तीसगढ़, ट्राइबल बेल्ट है। उत्तर प्रदेश में क्या अलग किया गया, उत्तराखंड, ये भी क्या है आपका ट्राइबल बेल्ट है प्लस पहाड़ी एरिया है। तो जो अलग टेरिटरी थी, अलग टेरेन था, अलग उसकी खासियत थी। जैसे यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे आपका स्नो है, समझ लो। तो उत्तर प्रदेश के बाकी जगह पे उस तरीके से स्नो नहीं पड़ता, आपके बिहार में उस तरीके से जंगल नहीं पड़ता, मध्य प्रदेश में उस तरीके से जंगल नहीं पड़ता। तो इसकी कैरेक्टर जो है वो अलग थी। तो इसलिए छत्तीसगढ़ बन गया आपका 26वां राज्य, उत्तराखंड बन गया 27वां राज्य, और बिहार बन आपका झारखंड बन गया 28वां राज्य। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट तरीके से चेंजेस आ गया। अब देखो इधर ये स्टेट बन चुका है, ये झारखंड बन चुका है और ये उत्तराखंड बन चुका है। ठीक है, हम देखते हैं अगला। अब ये आ गया आपका तेलंगाना 2014 में। ठीक है, तो तेलंगाना के लिए लगातार मांग हो रही थी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हटके एक राज्य मिलना चाहिए तेलंगाना। अब इस पे भी बड़ी स्टोरीज है ना, किस तरीके से मूवमेंट चला, किस तरीके से हैदराबाद के लिए स्ट्रगल हुआ, बाद में विजयवाड़ा, अमरावती, है ना, राज्य चेंज होते, नेता चेंज होते गए, आपके उसके कैपिटल चेंज होती गई। तो ये स्टोरी बाद में सुनेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश था, उसको ऊपर वाले एरिया को तेलंगाना कर दिया गया और नीचे वाले एरिया को आंध्र प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, ये आपका तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश। ये बहुत अच्छा मैप है, इसमें दिखा रहा है कि दोनों ही, है ना, तेलंगाना भी और आंध्र प्रदेश भी दोनों ही छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को टच करता है। बहुत सारे मैप्स में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को टच कर रहा है। ठीक है, अब हम 2020 में चलते हैं, 2019 में चलते हैं। 2019 में क्या हुआ था, दो संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना, ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट जम्मू एंड कश्मीर था उसको यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में डिवाइड कर दिया गया। और राज्य को, ऐसा पहला इंसिडेंस हुआ कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, ऐसे 6 केंद्र शासित प्रदेश हमने पढ़े हैं जिनको राज्य बनाया गया, लेकिन ये पहला केस है जिसमें राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी पूरी की पूरी स्टोरी क्या है,
5 अगस्त 2009 2019, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को हम लोग कॉलेज में ही थे, तभी अचानक से न्यूज फ्लैश होना चालू किया और हमने प्रोजेक्टर में ऑन किया कि क्या चल रहा है। तो भारत के जो गृह मंत्री थे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उन्होंने अनाउंस किया कि अब से धारा 370 खत्म होती है ना। जो जम्मू कश्मीर में एक विधान नहीं चलता था, है ना, जो एक विधान एक संविधान की बात होती थी, एक संविधान होने के बाद भी 2 ध्वज की बात होती थी, उस चीज को खत्म कर दिया गया। अब एक विधान था, एक संविधान था, एक राष्ट्रीय ध्वज था। अभी जब कश्मीर का इलेक्शन हुआ और उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली मुख्यमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर के, तो पहली बार उनके पीछे संविधान पर हाथ रखकर कसम ली उन्होंने, और भारत का ध्वज था, है ना। आज जो लाल चौक पर है, वहां पर कभी आतंक का मंजर होता था और आज उस लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है ना। 15 अगस्त और 26 जनवरी मन रहे हैं। तो ये किस्सा था, किस तरीके से धारा 370 का हटना कितना बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट लेके आया। देख लो, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 2019 तक पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य अपना संविधान था, है ना। 2 संविधान, एक ही देश में 2 संविधान नहीं चलना था, जिसे भारत के संविधान में आर्टिकल 370 के आधार पर विशेष दर्जा प्राप्त था। आर्टिकल 370 2019 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विशेष दर्जा प्राप्त कर दिया गया, जिसे संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019 के रूप में जाना जाता है ना। 370 को हटाने वाला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, है ना, ये नाम है कानून का। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को दे दिया गया विधानमंडल, और इसमें कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के सभी जिले शामिल थे। तो लद्दाख में आपका क्या था, कारगिल और लेह, इनके पास क्या है, विधानमंडल नहीं है। ठीक है, अगला देखो। अब 2020 में क्या हुआ था, दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया। यहां पे पड़ता है गुजरात की, इस जगह पे पड़ता है दीव, यहां पे गुजरात की, यहां पे पड़ता है आपका दमन, और यहां पे पड़ता है आपका दादर नागर हवेली। तो इन चारों को बनाकर इन 2 यूनियन टेरिटरीज को आपका एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो अभी टोटल कितने हो गए, 28, है ना। 29 राज्य देख लिए थे, जो 29वां राज्य कौन सा था आपका, तेलंगाना। अब एक राज्य कम कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर। तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए अभी। ठीक है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। देखो गिन लेते हैं। सबसे पहला राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हरियाणा। ठीक है, चौथा हरियाणा हो गया। 5वां हो गया आपका राजस्थान, 6ठा गुजरात, 7वां महाराष्ट्र, 8वां गोवा, 9वां कर्नाटका, 10वां केरल, 11 तमिलनाडु, 12 आंध्र प्रदेश, 13 तेलंगाना, 14 छत्तीसगढ़, 15 उड़ीसा, 16 मध्य प्रदेश, 17 उत्तर प्रदेश, 18 बिहार, 19 झारखंड, 20 वेस्ट बंगाल, 21 आपका सिक्किम। वैसे भी यहां से पूरा का पूरा अष्टलक्ष्मी है, तो 28 हो गया। ठीक है, अब अपने को गिनना है 8 यूनियन टेरिटरीज। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, चंडीगढ़। तीसरा क्या आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। चौथा लद्दाख। 5वां अंडमान एंड निकोबार। 6ठा आपका लक्षद्वीप। 7वां पुडुचेरी। 8वां दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली। ठीक है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके हो गए। ठीक है, तो बेसिकली ये संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है ना। इसको देख लेते हैं कि भाग 8 में ये दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 से लेकर 241 तक ये डिफाइंड है कि किस तरीके से संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन होगा, है ना। तो राष्ट्रपति के माध्यम से या तो नियुक्त किया जाएगा उपराज्यपाल, या तो नियुक्त किया जाएगा प्रशासक, है ना। जैसे कि प्रशासक भी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है ना, लेकिन राज्य का प्रमुख नहीं होता। ठीक है, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है।
इन सब के लिए उपराज्यपाल। और प्रशासक कहाँ पे लगते हैं? चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, है ना, यहाँ पे लगते हैं प्रशासक। ठीक है। विधानसभा और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद कहाँ कहाँ पे? पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में। ठीक है। संविधान में अर्जित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। तो ये चीज है, खासियत इसकी। इस पर ज्यादा कुछ देखना भी नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा बताया भी नहीं। अब दिल्ली में राज्य सूची में जितनी भी चीजें उस पर कानून बन सकता है। क्या क्या दिल्ली के अधिकार में नहीं है? कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि, ये किसके अधिकार में नहीं है? दिल्ली के अधिकार में नहीं है। जम्मू कश्मीर के अधिकार में क्या नहीं है? कानून व्यवस्था और पुलिस। उसको छोड़कर बाकी जितना भी बाकी राज्य बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। पुडुचेरी के अधिकार में राज्य सूची और समावर्ती सूची के जितने भी विषय है वो है। ठीक है। बाकी इसमें से क्या होता है, केंद्र सरकार जो है इसमें से किसी भी चीज पर ओवर रूल कर सकती है। ठीक है। केंद्र सरकार का यहां पर ज्यादा दखल होता है, इसलिए तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अगला देखते हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव को दोनों को एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया, ये हमने देख लिया था। अब देखो क्या होता है, संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्तियां क्या क्या है, ये एक बार पढ़ लेते हैं बस। संसद तीनों सूचियों, राज्य सूची के सहित किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। ठीक है। संसद किसी भी, चाहे राज्य सूची हो, चाहे समावर्ती सूची हो, चाहे केंद्र सूची हो, किसी भी सूची के लिए कानून बना सकता है और इवन उच्च न्यायालय का भी स्थापना कर सकता है। कौन? संसद। ठीक है। और अनुच्छेद ये 239 ए है का के तहत दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए, है ना। दिल्ली के लिए विशेष अगर पूछा जाए कौन सा आर्टिकल है? 239 ए। ठीक है। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के तहत इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। उसके पहले सिर्फ दिल्ली था, उसके बाद फिर एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। ठीक है। राष्ट्रपति अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं। इसकी शक्ति प्रभाव संसद में अधिनियम में समान नहीं है। ठीक है। तो जो भी जनजाति के लिए हो गया, है ना, प्रॉपर प्रशासन के लिए हो गया, तो राष्ट्रपति इसके लिए नियम बना सकते हैं। संसद में अधिनियम उसी के प्रकार का राष्ट्रपति का शासन है। ठीक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 70 है। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है। अभी हमने देखा दिल्ली में कितने लोग निर्वाचित हुए, 70 विधानसभा की सीट है, उसमें 48 जो है बीजेपी के सांसद विधायक हुए और 22 जो है आपके आम आदमी पार्टी के। अभी कौन मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की? रेखा गुप्ता जी। मंत्री परिषद की संख्या कितनी होगी? 10%। तो अभी 70 विधानसभा में 7 मंत्री हैं। ठीक है। 7 मंत्री कौन कौन से हैं? मेनली 2-3 मंत्री इंपॉर्टेंट है आपके, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, आशुष सूद हो गया, है ना, और आपका रेखा गुप्ता जी हो गई, कपिल मिश्रा हो गए, और 3 मंत्री और है। ठीक है। और निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है, आर्टिकल 324। तो ये मेनली वही चीजों को बता रहा है जो हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है। तो अब ये आ गया मेन इंपॉर्टेंट चीज, है ना, आर्टिकल की बात। पहला आर्टिकल हमने बहुत डिटेल से देख लिया है कि किस तरीके से आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत इस यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया अर्थात भारत संघ राज्यों का क्षेत्र है। ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 दो चीज बोल रहा है, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। अब जब हम नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना समझते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बना दिया गया, तो ये हो गया नए राज्यों की स्थापना, है ना, यही समझते हैं ना। बट बात ऐसी नहीं है। यहां पर नए राज्यों का प्रवेश का मतलब है किसी एक्सटर्नल स्टेट से राज्य लेना। मतलब विदेश की भूमि से अगर आप राज्य को अपने अंदर समाहित कर रहे हो, तब आर्टिकल 2 आपका आता है। उसके अलावा आर्टिकल 2 नहीं आएगा। तो मान लो हमने नेपाल को पूरा का पूरा अपने में मिला दिया, तो आ जाएगा ये नए राज्यों का प्रवेश। अब उनकी नया स्थापना भी कर सकते हैं राज्य का। तो नेपाल का कोई एक पर्टिकुलर स्टेट जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसको नया बना के भारत में ला ले, तब भी क्या हो जाएगा? वो आर्टिकल 2 के तहत आएगा, है ना, आर्टिकल 2 के तहत आएगा। तो इस बात को समझ लो, आर्टिकल 2 मतलब विदेश से राज्य को अपने भारत में शामिल करना। अगर विदेश नेपाल है तो नेपाल आएगा आर्टिकल 2 के पहले के तहत, यानी नए राज्य को शामिल करना। और नए राज्य की स्थापना किसमें आ जाएगा? नेपाल के किसी राज्य को जिसका एग्जिस्टेंस नहीं था उसको बनाकर लाना, वो हो जाएगा नए राज्य की परिकल्पना। ठीक है। तो ये, और ये किस तरीके से किया जा सकता है? एक तो देखो, भारत का किसी से लड़ाई हो
और भारत युद्ध जीत जाए तो वो राज्य अपने में शामिल कर सकता है, या तो कोई दूसरा राज्य घुटने टेक दे भारत के सामने किसी और मामले में, है ना, कोई प्लेबिसाइट हो जाए, कोई रेफरेंडम हो जाए, किसी प्रकार की और चीज हो जाए, इन सारी चीजों से क्या कर सकते हैं, भारत अपने में कोई एग्रीमेंट करके राज्यों को शामिल कर सकता है। तो आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 2 के तहत। उसी प्रकार सिक्किम को शामिल किया गया था, देखो सिक्किम को संघ में जोड़ा गया था आर्टिकल 2 के तहत, है ना, इसको निराश्रित कर दिया गया आर्टिकल 2A। आर्टिकल 2A जो हमने 35वें संविधान संशोधन से पढ़ा था वो यही था, ठीक है। अब इसके बाद आर्टिकल 3 है। तो आर्टिकल 2 और 3 में क्या बेसिक डिफरेंस है? आर्टिकल 2 आपका डील करता है किससे, जो फॉरेन लैंड से, है ना, विदेशी भूमि से राज्य शामिल करोगे। आर्टिकल 3 किससे डील कर रहा है, जो भारत में राज्यों को तोड़ोगे, मोड़ोगे, नए राज्य बनाओगे, राज्य की क्या बोलते हैं बाउंड्री को कम करोगे, छोटा करोगे, बड़ा करोगे, उनका नाम चेंज करोगे, ये सब कौन डील करेगा, आर्टिकल 3 डील करेगा। देखो, नए राज्य का निर्माण यानी छत्तीसगढ़ का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र कम करना, ज्यादा करना, सीमाओं या नाम में परिवर्तन, है ना, नाम में परिवर्तन कर दिया, जैसे मैसूर को कर्नाटका बना दिया, यूनाइटेड प्रोविंस को यूपी बना दिया, मध्य भारत को आपका मध्य प्रदेश बना दिया, है ना, ओडिशा को ओडिशा बना दिया, ठीक है। अब राज्यों के मामले में क्या होता है, सबसे पहले बात है पार्लियामेंट का अधिकार है कि वो कुछ भी कर ले। मैंने पहले भी बोला था कि ये संसद का एकाधिकार का क्षेत्र है, कि राज्य के साथ वो क्या करना चाहता है, राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहता है, राज्य को बड़ा करना चाहता है, और पार्लियामेंट का मैटर है। तो सबसे पहले क्या होगा, पार्लियामेंट कर सकता है कुछ भी, चाहे राज्य का निर्माण करना हो, वर्तमान राज्य का क्षेत्र और सीमा में या नाम में परिवर्तन करना हो, कुछ भी हो, ये किसका एकाधिकार है, पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट का एकाधिकार है, तो पार्लियामेंट बिल पास कर सकता है, लेकिन बिल कब पास करेगा, जब राष्ट्रपति की पहले से मंजूरी हो, ठीक है। उपयुक्त परिवर्तन पर विचार करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही संसद में पेश किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति उससे पहले क्या करेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश को जब छत्तीसगढ़ बनाना था तो राष्ट्रपति ने भेजा होगा मध्य प्रदेश को कि आपको छत्तीसगढ़ बनाना है क्या, आप इस विधेयक पर विचार कीजिए। तो अब मध्य प्रदेश विचार करेगा इस विधेयक पर, विधेयक को पास करेगा या फेल करेगा उससे मैटर नहीं करता है ना। अगर पास हो गया तो वेल एंड गुड है, अगर फेल भी होगा तो भी राष्ट्रपति रिकमेंड कर सकता है, अगर उनकी मर्जी है तो राष्ट्रपति रिकमेंड कर देंगे संसद को कि आप ये बिल लाइए, ठीक है। तो राष्ट्रपति को विधेयक पर सिफारिश करने से पहले, देखो वही बात है, एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए इससे संबंधित राज्य विधानसभा में के पास भेजना होता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचार स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, वो उनकी मर्जी है विचार स्वीकार करे या ना करे। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में विधेयक से संबंधित विधायिका के विचार जानने के लिए उसके पास भेजे जाने हैं। तो देखो, संघ राज्य जैसे केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पर तो केंद्र ही मालिक है, तो वहां पर विधानमंडल में भेजने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। विधेयक को संबंधित विधायिका के विचार जानने के लिए उसके पास भेजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। संसद स्वयं ही ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो वह उचित समझे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के मामले में संसद ही सुप्रीम है, ठीक है, इस बात को ध्यान रख लो, संसद ही सुप्रीम है। अगला देख रहे हैं। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अब हमको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नए राज्य बनाने हैं, फॉरेन टेरिटरी से नए राज्य लेने हैं, या फिर अपने देश के अंदर ही नए राज्य बनाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार संविधान संशोधन करना पड़ेगा, मतलब 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो 2/3 बहुमत तो आसानी से मिल नहीं सकता है, तो इसलिए यह सोचा गया कि क्यों ना हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाए। तो क्या कहता है आपका, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन करने तथा अनुपूरक अनुसांगिक परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए कानून, ठीक है, ये आर्टिकल 4 में आएंगे। यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आपको नया राज्य बनाना है, अगर फॉरेन टेरिटरी से राज्यों को एक्सेप्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल मेजोरिटी से एक बिल को संसद में पास करवाना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन आर्टिकल 368 कहां पर लगेगा, जहां पर आप भारत का कोई हिस्सा किसी विदेशी भूमि को दे दोगे, बांग्लादेश को दे दिए, पाकिस्तान को दे दिए, किसी को दे दिए, तो आपका आर्टिकल 368 एक्टिव हो जाएगा। उसके पहले एक्टिव नहीं हो रहा है, जब तक आप घर में डील कर रहे हो, जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर घर की चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हो, तब तक आपका आर्टिकल 368 एक्टिव नहीं होता है, ठीक है।
तो ये बात को आप समझ लो, आर्टिकल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद और कुछ बच गया नहीं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा ओवरऑल किस प्रकार से आपका ब्रिटिश इंडिया से लेकर 2025 तक का भारत दिखता है ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी आपकी, क्योंकि इसमें आपको समझाया गया कि किस तरीके से राज्य बन रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से राज्य फॉर्म हो रहे हैं। तो आपको अच्छे से इस पे पढ़ना है, और आपको कमेंट में बताना भी है कि आपको ये क्लास कैसा लगा। इसमें अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।